Uh, it's always very nice to meet you all. बस्तर एक बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है और हम आप लोगों का उसमें पूरा साथ और सहकार चाहते हैं क्योंकि ये फिल्म लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ऐसा हमें लगता है। जब मैंने पहली बार सुदीप्तो दादा ने मुझे बस्तर का जो रिसर्च दिया था उसमें मैंने कुछ चौंकाने वाली चीज़ें देखी थी और मैंने कई लोगों से ये बात शेयर भी की है। मैं आप लोगों से भी एक बार फिर शेयर करना चाहता हूँ। हम सबको पता है कि 76 जवानों को वहाँ शहीद किया गया और उसका जेएनयू में एक सेलिब्रेशन हुआ, ये हम सबको पता है। लेकिन उस रिसर्च में मैंने देखा कि 4 महीने के एक बच्चे को सर पे लोहे का सलिया मार के मार दिया गया। 8 बच्चों को उनकी माँओं से छीन के आग में फेंक के जिंदा जला दिया गया। और कई ऐसे एपिसोड, कभी 52 जवानों को मारा, कभी 36 जवानों को शहीद किया, कभी 10 पुलिस वालों को शहीद किया। एक निरंतर हिंसा का माहौल वहाँ पे चलता रहा। आज जब हम ये बात कर रहे हैं, आज वहाँ पे एक व्यक्ति को मार दिया गया इस धारणा पे कि वो एक पुलिस का इन्फॉर्मर था। पिछले महीने में 14 लोगों से ज़्यादा को मार दिया गया, जिसमें 4 हमारे जवान भी थे। और इसका एक दूसरा पहलू मैंने देखा कि वहाँ बस्तर में आप सड़कें नहीं बना सकते। सड़कें बनाएंगे तो नक्सली गोली मार देंगे, स्कूल बनाने जाएंगे तो बम लगा के उड़ा देंगे, अस्पताल नहीं बनाने देंगे, मोबाइल टावर नहीं लगाने देंगे, पानी की लाइनें नहीं बिछाने देंगे। तो बहुत और इनको जो शहरों में बैठे हुए जो लेफ्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो कहने की कोशिश, एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि ये गरीबों के लिए लड़ने वाले लोग हैं, ये गरीबों के लिए सरकार की एट्रॉसिटीज से लड़के गरीबों का विकास करने के लिए वहाँ मेहनत कर रहे हैं। तो ये कैसा विकास है जिसमें आप सड़कें नहीं बनने देते, स्कूल नहीं बनने देते, अस्पताल नहीं बनने देते। तो एक बहुत बड़ा नेक्सस हमारे देश को नुकसान पहुँचाने के लिए ऑपरेट कर रहा है, शहरों में भी और बस्तर में भी नक्सलियों द्वारा। तो मुझे लगा कि ये फिल्म बनाना मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए कि भारत का झंडा आप बस्तर में नहीं फहरा सकते। पिछले साल 19 स्कूलों में 15 अगस्त को बस्तर में भारत का झंडा फहराया गया, जिसे बहुत बड़ी उपलब्धि माना गया। लेकिन 3500 गांव आज भी ऐसे जहां हम भारत का झंडा नहीं फहरा सकते। तो ये कितनी चिंता की बात है, ये हमें सोचना चाहिए। वहाँ एक नियम बनाया गया है कि हर फैमिली को अपना एक बच्चा नक्सलियों को देना पड़ेगा और अगर नहीं दिया तो पूरे फैमिली को मार देंगे। और ये लोग बात करते हैं कि हम गरीबों के विकास के लिए यहाँ हैं या गरीबों को बचाने के लिए यहाँ हैं। तो मुझे लगा कि एक नैरेटिव जो बिल्ड हुआ है दशकों से, उसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश को इस विषय के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और इसलिए हमने ये फिल्म बनाई है। बहुत डिफ़िकल्ट फिल्म थी, लेकिन मुझे लगता है कि हम कहीं पहुँचे हैं और ये देश ये फिल्म देखेगा। आप सब लोग अगर ये फिल्म देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक नया नज़रिया हम सबके सामने खुलेगा और हम सबको मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी कि ये जो समस्या है नक्सलवाद की, उसे हम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करें। आज की तारीख में ये समस्या भारत की इंटरनल सिक्योरिटी की सबसे बड़ी समस्या है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूब सर। आई थिंक यू ऑलवेज बीन इंस्पिरेशन टू मेनी। उसमें भी एक पेट्रियाटिक कलर होता है। राइट। मैं शुरू से मतलब बचपन से मैं एक पेट्रियाटिक इंसान हूँ, मेरे देश से बहुत प्यार करता हूँ और अब उस पेट्रियाटिज्म का कलर बदला है। सुदीप्तो दादा के साथ ये दूसरी फिल्म है केरला स्टोरी, और ये इन दोनों फिल्मों में भारत देश के अंदर जो लोग रह के भारत को नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करने का एक बिल्कुल नया नज़रिया, एक नए ट्रीटमेंट के साथ हम फिल्म बना रहे हैं। पर जज्बा वही है जो 20 सालों से मैं मेरी फिल्मों में कहीं ना कहीं वो देखने को मिलता है। क्या बात। पर ये एक नए अंदाज में, नया स्क्रीन प्ले, नया स्टोरी टेलिंग, एक नए नैरेटिव के साथ, बहुत बोल्ड, बहुत फियरलेस नैरेटिव के साथ हम ये फिल्में बनाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी फिल्में भी हैं क्योंकि ये ट्रू स्टोरीज़ हैं।
और मुझे इसलिए ये ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं क्योंकि ये हम भारत के अंदर बैठे हुए भारत के दुश्मनों को एक्सपोज कर पाते हैं इन फिल्मों में, और उससे कुछ बदलाव भी आता है। केरला स्टोरी की वजह से मैं आज बहुत सुनता हूँ कि बहुत कुछ बदला है, तो आई थिंक कि ये फिल्म भी बहुत कुछ बदलेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। सो लेट्स सी। पर आज खैर मुझे लगता है कि ये सारी बातें मैं पहले भी बोल चुका हूँ। जी, लेट्स मूव ऑन। एब्सोल्युटली सर। और अब बस्तर द नक्सल स्टोरी तबाही मचानी है कि नहीं? So yes, Sudipto sir, we would really want to know again, your inspiration behind bringing this story to life. Basta. आप सब है, इसलिए कि मैं कोई बनावटी बातें नहीं कर रहा हूँ। सीरियसली पर सही मायने में आप लोगों को अगर साथ नहीं मिलता तो केरला स्टोरी इतने बड़ी फिल्म नहीं होता। केरला स्टोरी 2023 की अनप्रेसिडेंटेड ब्लॉकबस्टर था। वुमेन सेंट्रिक फिल्मों में इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में सबसे बड़ी फिल्म था। तो जब केरला स्टोरी जब बन के तैयार था और पहले बार आप लोगों के सामने हम आए, और अगले दिन जो रिपोर्ट्स आए न्यूज़पेपर में बहुत डिप्रेसिंग था। हमें लगा था कि शायद हमने सही डिसीजन नहीं लिया। हमें लग रहा था कि एक बहुत बड़ा देश के खिलाफ एक साजिश जो रचा गया था उसको एक्सपोज करने के बाद हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा, लेकिन पहले 2 दिन इतना ज़्यादा ल्यूकवार्म सा एक रिस्पॉन्सेस था। लेकिन जब आप लोगों ने सब फिल्म देखे और उसके बाद जिस तरह सपोर्ट आप लोगों को मिलता गया, भारत की हर कोने में हम गए, मतलब मैं आप लोगों को अगर वो एक्सपीरियंसेस बताते जाऊं तो मुझे ये आज पूरे समय इसमें लग जाएगा कि क्या क्या हम लोगों ने लोगों के अंदर मैडनेस देखा, लोगों के अंदर एक रॉ इमोशन देखा। मतलब और ये मालूम है कि ये आप लोगों की सपोर्ट के बिना, आप लोग अगर हमारी फिल्म के बारे में नहीं लिखते, नहीं अच्छी बातें करते, तो केरला स्टोरी इतने बड़े सक्सेसफुल नहीं होता। ये इसमें हमें मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है ये बोलने के लिए कि आप लोग हमारी केरला स्टोरी की ब्रांड एम्बेसडर थे। आप सब अब आए बस्तार, जब केरला स्टोरी इतने बड़े सक्सेसफुल हुआ और विपुल जी के साथ जब हम एक साथ 2-3 फिल्म बनाने के लिए एक प्लान कर रहे थे, तो हमें इमीडिएटली लगा कि बस्तार की ये सही कहानी बताना चाहिए। आप सब जर्नलिस्ट हैं और आप लोगों को अगर मैं ये पूछूं बस्तार के बारे में आप लोगों को जानकारी है कि नहीं, मुझे डाउट है कि आप लोग बस्तार जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की सदर्न पार्ट की 6-7 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक रीजन है जिसको बस्तार बोला जाता है। और वहाँ पे कुछ नक्सलवादियों की प्रॉब्लम है, माओइस्टों का प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम पिछले 50 साल से चल रहा है। इसके बारे में कभी कभी आप लोगों की कलम में वो बाहर आए। जब बड़े बड़े घटना घटे, जब टाटबेटला में जो 76 जवानों को मार दिया गया था, या रानी बदली में जब 52 जवानों को मार दिया गया था, जब हमारे गढ़चिरौली में 52 जवानों को 35 जवानों को मार दिया गया था, ये सारे खबर आप लोगों ने बहुत बारीकी से छापे। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले 55 साल में हर दिन हर मोमेंट में बस्तर की लोग, आम जनता, गरीब लोग, ट्राइबल्स एक दहशत की जिंदगी जी रहे हैं, और जिसके नतीजे कि पिछले 10-12 साल में 12-15 हजार लोगों की मौत हुई है, और जिसमें बहुत संख्या में हमारी देश की सिपाही थे। तो ये कहानी मैं बहुत दिन से, मेरा बचपन से इस कहानी को मैं फॉलो करते आया। आप समझ गए, आप जानते हैं मेरा बैकग्राउंड बंगाल है, और ये मूवमेंट की आइडियोलॉजी सबसे पहले हमारे देश में बंगाल में आया था। तो मैं बारीकी से इस आंदोलन को फॉलो करता गया, और जब पूरे इंडिया से इसको छोटे होते होते सेंट्रल इंडिया की बस्तर को सेंटर करके ये फैलता गया, तब जाके मुझे लगा कि इसके ऊपर मुझे फिल्म बनाना चाहिए। इसलिए कि ये जो साजिश बस्तर के अंदर एक देश की सबसे बड़े साजिशों में एक साजिश रचा गया, जिसके लिए 50 से 55 हजार लोग पिछले 55 साल में जान दी, बंगाल से लेकर केरला तक। इसकी कहानी बोलने का सही समय आया। तो मेरे सारे बातों पे जो भी आप लोगों को जानना है, आप ट्रेलर देखें, सॉन्ग रिलीज के बाद जो भी सवाल है आप करते रहिएगा, हम उसके जवाब देंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं,
केरल स्टोरी हमारे लिए कोई पॉलिटिकल एफर्ट नहीं था। हम पूरे फिल्म में एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, एक मैनिपुलेटिव कन्वर्शन के बारे में डिस्कस किया था, जिसकी 3 लड़की की कहानी के जरिए हमने हजारों लाखों लड़कियों की कहानी बोलने की कोशिश की। वो 3 लड़की में एक लड़की अभी भी अफगानिस्तान की जेल में है। एक लड़की जो खुदकुशी की थी, उसकी माँ बाप आज भी जस्टिस के लिए वेट कर रहा है। एक लड़की जिसके साथ बार बार रेप हुई है, वो लड़की भी आज जस्टिस के लिए वेट कर रहा है, जो फिल्म की एंड में आके ये तीनों लड़की कैमरा के सामने, हमारी कैमरा के सामने बोलते हैं। तो ये एक इंसानियत की जर्नी था हमारे लिए, ये केरल की कहानी बोलना। एग्जैक्टली सेम हुए बस्तर में हम उन लाखों लोगों की कहानी बोलने की कोशिश की, जिनमें से कुछ आवाज आज आप सुनेंगे, जो आए हैं बस्तर की गांव से 2 दिन 3 दिन जर्नी करके वो लोग पहुंचे हैं। उनमें से ज्यादातर आज पहले बार हवाई जहाज में चढ़े हैं। ऐसे लोगों के सामने उनकी फैमिली की कोई ना कोई जान दिए हैं इस दहशत में, इस वायलेंस में। तो आज की स्टार वो लोग हैं। तो बस्तर भी सिमिलरली इस देश के लिए हमारी एक गिफ्ट है कि हम चाहते हैं हर इंसान को बस्तर के बारे में पता चले, और बस्तर की लोग ये ना सोचे कि हम अकेले हैं, दिल्ली या बॉम्बे में बैठ के लोग हमारे बारे में नहीं सोचते हैं। जो उनकी धारणाएं बहुत दिन से था, आज भी है। हमारी फिल्म, हमें आशा है कि इस धारणा को तोड़ेंगे और ये बताएंगे कि पूरे देश उनके साथ है। नमस्कार। बहुत खूब सर। सर एज इस फिल्म की प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह है। चैलेंज नहीं मिलता है। क्या बात है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर जोड़ी। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा ये लो जवाब दिया आपने। वेल और भी बहुत सारी बातचीत है। Give it up, ladies and gentlemen, for this powerhouse of talent who has given the spectacular Kerala Stories. Warm welcome, Ada. And of course, you know, after looking at the trailer, we can't really believe it's the same Ada Sharma, because you've given, you know, goosebumps, literally, as I said, chills down the spine. So, you know, एक सवाल जो हर कोई जानना चाहेगा, हर एक भारतीय नागरिक जानना चाहेगा कि अदा शर्मा को आखिर नीरजा माधवन बनने के लिए इन बस्तर द नक्सल स्टोरी किस चीज ने इंस्पायर किया, एंड किस तरह से आपने तैयारी की इसको बखूबी बड़े पर्दे पर निभाने के लिए? नमस्ते, थैंक यू। एंड पहली बात तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हॉरर मूवी करो, अभी मैंने किया है तो आप प्लीज़ जाके देखो। ऑफ कोर्स मैंने जो पहले हॉरर मूवी किया था वो फिक्शनल था, ये रियल लाइफ पे है। एंड बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि ट्रेलर देखने के बाद सबको अच्छा लगा, पर बहुत सारे लोग बोले इतनी डरावनी फिल्म आप क्यों कर रहे हो, कैसे कोई देखेगा। एंड डरावनी है, एंड डरावनी होनी चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हमारे 76 जवान जिनको मारा गया था, तो वो एज अ लाइन ऑलरेडी डरावनी है। तो अगर आप फिल्म में ट्रांसलेट कर रहे हो तो बड़ा मुझे विश्वास है कि भारत में ऐसे लोग हैं जो बहुत दिल के स्ट्रॉन्ग हैं, एंड आप ही वो हो जो उन तक लेके जा सकते हो। जैसे सर ने कहा कि केरला स्टोरी भी हम लोग एक्चुअली जब बना रहे थे, जब सर से पहली मीटिंग हुई थी, ही सेड दैट वी मेक ए स्मॉल फेस्टिवल फिल्म एंड इट्स अ स्मॉल इंटीमेट फेस्टिवल फिल्म जो शायद कुछ फेस्टिवल्स में रिलीज़ होगी। हम लोग ने सब पूरी जान लगा के एक्टिंग करी थी तब, बट आई एम वेरी हैप्पी टू से कि आप लोग ने इतना बड़ा बना दिया, भारत के सभी ने इतना बड़ा बना दिया। एंड विद बस्तर आई रिमेंबर केरला स्टोरी का पहला दिन आई वाज देयर, एक रूम में हमारा शूट था, वो जेल का सीक्वेंस, एंड मेरे सामने 3 लोग थे। बस्तर में मैं पहले दिन गई एंड 150 एक्टर्स थे सेट पे, तो या तो सब नहीं आ पाए, ऑफ कोर्स वी वुडंट फिट ऑन द स्टेज। मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ऑल दी एक्टर्स हु आर नॉट प्रेजेंट हियर। बहुत सारे बहुत टैलेंटेड लोग हैं हमारे फिल्म में, तो आई रियली होप कि आप लोग फिल्म देखें और सपोर्ट करें। और आई हैव टू से अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ट्रेलर देखने के बाद मीडिया वालों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी, एंड आप लोग ही वो ज़रिया हो जो हम एक्टर्स को या हमारी मूवी आप लेके जा सकते हो ऑडियंस तक। तो आपका ओपिनियन एक्चुअली वो लोगों का ओपिनियन इन्फ्लुएंस होता है आपके ओपिनियन से। तो आई नो दैट यू गाइज विल रियली टेक दिस टू द राइट प्लेस। थैंक यू। क्या बात है। गिव इट अप लेडीज एंड जेंटलमैन, बस्तर में किसी ना किसी एक्टर का warm welcome Indra, and what really, you know, everybody wants to know what really inspired you to be part of this project Basta the Naxal Story. सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए और जो बात आपने मुझसे पूछी
जब मुझे बस्तर के लिए बात की गई, मुझे बुलाया गया और मैंने सुना बस्तर पे फिल्म बन रही है, तो सबसे पहले बोलते हैं ना कि मैंने जब चीज़ें सुनी, मैंने जब चीज़ें पढ़ी, मेरा सबसे पहला ऐसा बोलते हैं ना आपका मन हो जाता है, मतलब मैं तो अगर मैं भोपाल में जन्मी हूँ और मुझे मेरे ही हक नहीं मिले, मैं किससे जाकर बोलूँगी? पहले अपने परिवार से, बिल्कुल। फिर अपने लोगों से। क्या करूँगी? जिद करूँगी, कोशिश करूँगी, लड़ूंगी, नहीं होगा तो क्या होगा? हेल्पलेस फील होगा। मैं सोच रही हूँ कि कुछ लोग जो बस्तर में रहते हैं, उन लोगों को उन्हीं के हक नहीं मिल रहे हैं। एक आम जिंदगी जीने की जद्दोजहद में वो लोग क्या क्या मतलब फेस कर रहे हैं, कितने पेन से होकर गुजर रहे हैं। और एज पर्सन, एज एन आर्टिस्ट, मुझे इन सब चीज़ों से मैं वाकिफ़ नहीं थी। तो जब बस्तर की स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, तब मुझे अंदर से लगा कि अगर मैं ये बात का हिस्सा नहीं बन पाई, अगर मैंने ये बात आगे बढ़कर नहीं कही, कलाकार होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने कला से, अपने आर्ट से आगे बढ़कर कुछ चीज़ सोसाइटी में दे सकूं। तो बस्तर वो चीज़ थी जो मेरे अंदर से ऐसे पहला इंस्टिंक्ट आया कि नहीं यार, ये करना है। कई माओ की कहानियाँ बतानी है, बस्तर में क्या हो रहा है वो बताना है। और कैसे बता सकते हैं? इससे अच्छा जरिया नहीं हो सकता, क्योंकि आपको बोलते हैं ना, सच बोलने के लिए आप 2 बातें सच कहते हैं, कोई ज़्यादा लोग नहीं सुनना चाहते। तो हर चीज़ में मिलावट होने लगी है, पुराना ज़माना जा चुका है। पहले चीज़ें बहुत प्योरिटी से मिलती थी, अब नहीं मिलती हैं। तो अगर इतने बड़ी चीज़ का हिस्सा आप बन सके, तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? Absolutely, बखूबी, बहुत उम्दा कहा। जोरदार तालियां हो जाए ladies and gentlemen for this talent। तरह की फिल्म के जो कैरेक्टर में कितना दम होने वाला है, we can't just wait for 15th of March। And yes, of course, because we here for the song launch, तो मैं चाहूँगा on that note welcoming a very own writer of the song, Amarnath Jha। Ladies and gentlemen, please give it up for this very talented writer Amarnath Jha। और साथ ही में एंड इन्हीं के साथ मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे म्यूजिक डायरेक्टर विशाख ज्योति। लेडीज एंड जेंटलमैन, और ये सरप्राइज बता दूं मैं आपको कि ही इज आल्सो द राइटर ऑफ दैट फिल्म। अमरनाथ झा इज आल्सो द राइटर ऑफ द फिल्म। ही इज बीन अ ब्रिलियंट राइटर, वी ऑल नो। एंड साथ में विशाख ज्योति एंड अमरनाथ, मेरा आप दोनों से ये सवाल है, जब ऐसा पावरफुल एंथम आप लिखते हैं, उस समय आपके जहन में क्या चल रहा होता है? एंड ऐसी फिल्म जब आप बड़े पर्दे पे लेके आते हैं, तो टेल अस ऑल दैट अप इन योर माइंड। जी, पहले तो नमस्ते सभी मीडिया बंधुओं को मेरी तरफ से। और मैं जिसकी कहानी है, जिस संगठन की, मैं उस संगठन का इनिशियल डेज में हिस्सा रहा हूँ। और मैं जिस संगठन, उस समय में संगठन विचार और बंदूक के साथ था। जो कहानी मैं कहा हूँ वो उस समय आ गया जहाँ सिर्फ बंदूक और मृत्यु और हत्याएं नहीं है। तो ये जो हत्या के पीछे का जो दर्द होता है ना, ये गीत उस दर्द का गीत है। और युद्ध जहाँ भी होता है, युद्ध, उस युद्ध में मरते कौन है? कोई जवान मरता है, कोई फीमेल वॉरियर मरती है, लेकिन उस मरने वाले को वहाँ तक बड़ा कौन किया? हम बड़ा कैसे हुए? हमें बड़ा करने में किसी एक माँ ने अपने जीवन के गोल्डन 15 ईयर्स लगाए हैं, गोल्डन 15 ईयर्स, और उसको किसी एक की पॉलिसी ने, किसी एक विचार ने यूं मार देता है। ये जो दर्द है एक यूनिवर्सल पेन है, जो चूंकि ईश्वर के बाद, ईश्वर की हमारे पास अवधारणा है, हमें पता है ईश्वर हैं, देखे नहीं हैं, लेकिन माँ जो कि रियल ईश्वर है, क्रिएटर, उसको हम देखते हैं, उसने हमें बड़ा किया है। और उसके दर्द, तो वो दर्द को मैनिफेस्ट करना था। मुझे कुछ कहिए, चूँकि हम जो भी हैं, हम माँ हैं तभी हम हैं, और उस माँ के दर्द की कहानी है जो, इसलिए अलग से मुझे एक्सप्रेस की जरूरत ही नहीं। बाखूबी। और जिस तरह से आपने ये हमें ये गाना एक्चुअली मैं ये दावे के साथ आप लोगों के सामने कह सकता हूँ, बहुत दिनों से इस तरह के शब्द और इस तरह के कंपोजिशन, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन आया नहीं। एंड दिस ऑल क्रेडिट गोज टू सुदीप्तो दा एंड विपुल सर, जिन्होंने हम पे सच में भरोसा की है। और इस गाने का शुरुआत हुआ था एक शब्द से, जो वंदे वीरम। तो जब हमारे पास ये शब्द आया था और अमरनाथ जी ने जब ये शब्द दिया था, तो तभी हमको लग गया था कि जो 2 महीने का स्ट्रगल था कि कौन सा गाना, कैसे हम इसको आगे बढ़े, कैसे इमोशनली कनेक्ट करें इस पिक्चर के साथ, इस गाने का, तो ये वंदे वीरम शब्द से ही बाकी सब आ गया था हमारे सामने। तो ऐसे इस गाने की जर्नी बहुत अच्छी थी हमारे साथ, और ख़ास करके अमरनाथ दादा ने बाखूबी से इस गाने को निभाया, क्योंकि वो ये लाइफ ऑलरेडी जी चुके हैं, उनके पहले की लाइफ ऐसे ही थी, ऐसे था। तो अभी ही इज़ जस्ट एकदम चेंज हो गए। अभी वो लिखते हैं, और जो दुख, जो दर्द, जो उन्होंने सहा है, वो सब उनके कलम से निकलते हैं।
तो मुझे ये बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि सच में अच्छा कोलैबोरेशन हुआ है। और मैं ये एक और शख्सियत जिनको मैं ये थैंक यू देना चाहता हूँ, वो जावेद भाई, वो हमारे साथ नहीं है, जावेद अली, जिन्होंने ये गाना गाया और बाखूबी से इस गाने को निभाया। जो मुझे चाहिए था, जो हम सबको चाहिए था, वो जावेद भाई ने एकदम बाखूबी से ये गाने को निभाया। एंड आई एम वेरी हैप्पी। ये गाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया, जो हम चाहते थे वैसे ही आपके सामने आज आएगा, तो आप सुनिएंगे और प्लीज़ इनको लोगों तक पहुँचाइए। Both and gentlemen, we are also honored to have with us the co-producer of film Bastar the Naxal Story. Please welcome Mr. Ashin Chal. अब ये मेरा सौभाग्य है. It's definitely my honor, pleasure to invite on stage the family members of the souls who have sacrificed their lives in fight. एक तो हम सब यहाँ से जगह दे दें उनको। ये वो लोग हैं जिनके फैमिली में किसी ना किसी की जान नक्सली हिंसा में गई है, और ये सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स किसी ना किसी फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। और हमें लगा कि क्योंकि हमारा ये जो गाना है ये एक ट्रिब्यूट है हर माँ को, हर फैमिली मेम्बर को जो अपने बच्चों को खोते हैं, एक माइंडलेस वायलेंस का जो सिलसिला चल रहा है उसमें आप सोचिए कि पाकिस्तान के साथ जो 3 युद्ध हुए उसमें हमने 8,700 के करीब जवान खोए हैं, लेकिन देश के अंदर हमारे ही देश के लोगों ने हमारे देश के 15,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी ऑफिसर्स को शहीद किया है। तो ये गाना जो है ये हम चाहते थे कि इनको बुला के इनको समर्पित करें और इनके थ्रू हर उस सिक्योरिटी ऑफिसर के फैमिली को समर्पित करें जिन्होंने किसी न किसी को खोया है। So please let them come on the stage and we are going to go off the stage. गाना इसके बाद हम प्ले करेंगे 2 बार। After that कुछ कहानियाँ ये लोग नरेट करेंगे। Please तालियां मैं चाहूंगा कि सभी मीडिया फिर जोरदार हो जाएं, बिकॉज ये छत्तीसगढ़ से स्पेशली हमारे लिए आज यहाँ पे मौजूद हुए हैं। ऐसे ही शहीद हुए थे। वो उस दिन रविवार था और इट वाज अ हॉलीडे, और वहाँ ऑफिस से फ़ोन आता है कि जवानों को इकट्ठा करो क्योंकि नक्सलियों ने गांव के लोगों को बंदी बना कर रखा हो। तो वो सारे लोग इकट्ठे हुए और नक्सली ये जानते थे कि अगर गांव लोगों को अगर हम बंदी बना कर रखेंगे तो ये लोग भागकर ज़रूर आएंगे उनको बचाने के लिए। ये उनका प्री प्लान था। तो उन्होंने क्या किया कि रोड पे ही बहुत बड़ा बॉम्ब को पहले ही प्लान करके रखे हुए थे, और जैसी गाड़ी पार हुई है वो बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ा दिया उन्होंने गाड़ी। उस दिन 23 जो थे मेरे पापा भी थे उसमें वो शहीद हुए। और ऐसे हम पुलिस लाइन में रहते थे जो बहुत ही पास था, और पुलिस लाइन को कांटेक्ट करना बहुत आसान था क्योंकि उस वक्त पे टेलीफोन्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। ये बात 2000 की है। तो उस वक्त जो पास में होते थे उनको जल्द से बुलाया गया और वो लोग गए, और उस रोज़ जो है पूरे घर में लाशों से भरा हुआ था वो पूरा कॉलोनी, और बॉम्ब ब्लास्ट में कईयों के बॉडी पार्ट्स भी नहीं मिले थे। तो ये जो दिखाया था एकदम ताज़ा हो गया था, इसलिए आई कुड नॉट कंट्रोल, आई गॉट वेरी ओवरवेल्म्ड। आई एम सॉरी, बट आई एम ग्लैड कि आपने ये बनाया है। आई एम वेरी थैंकफुल कि वाकई में जो हमारा बस्तर का जो जवान है, जो जवान जो सहते हैं, जो जबकि नक्सली एक भारतीय ही है और अपने ही लोगों को वो लोग ऐसे मारते हैं, और हमारे देश मतलब हमारे जवानों को भी ये सम्मान मिलना चाहिए। और ये स्टोरी से आप जानिए कि सच में ये सच बात है, ये झूठ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हमने देखा है, हम पे बीती है ये बात। तो मैं बस इतना बोल के समाप्त करना चाहूँगी। थैंक यू जेसिका। हमारे साथ जीरम हमले में शहीद जवान की बेटा 5 है, तो मैं चाहूँगा कि आप
मैं आज पहली बार इतने लोगों के सामने आई हूँ, कभी माइक में भी नहीं बोली हूँ। उस दिन और कांग्रेस परिवर्तन यात्रा में ये महेंद्र कर्मा के फॉलो गार्ड में थे, उन्हीं के साथ गए थे सुकमा, और वापस आते समय उनको नक्सली हमला कर दिए और उसमें वो गड्ढा में थे, उसमें उसको गोली लग गई और वे नहीं बचे। हम लोग तो इंतज़ार करते रहे आएंगे आएंगे बोल के उनको, लेकिन दूसरे दिन पता चला हम लोग को 36 घंटा होने के बाद हम लोग को पता चला कि वो अभी नहीं रहे बोल के। और हम लोग को नाम भी नहीं पता, जो ये वो कर रहे हैं, प्रस्तुत करवा रहे हैं, नाम तो नहीं बोल पा रही हूँ, तो वो मौका दिया हम लोग को आपके सामने बोलने के लिए, इसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बस इतना ही कह के अंत करती हूँ। धन्यवाद। शहीद संतोष कुमार पाठक जी के परिवार। मेरे फादर का 1998 में डेथ हुआ था, तरीम नक्सली अटैक में। वो मेरे मम्मी उस दिन करवा चौथ का व्रत कर रहे थे। उस दिन पापा का छुट्टी का डेट रहा, पर उनको कहीं ट्रक लेके जाना पड़ा, व्हीकल लेके जाना पड़ा, और आर्मी को लाने का था कहीं से। गए, जाते समय तो कुछ नहीं हुआ, आते समय जब आर्मी को लेकर वापस आ रहे थे तो उनका ब्लास्ट में डेथ हो गया। थैंक यू। में बोर्ड एग्ज़ाम की ड्यूटी में शहीद हुए थे। जो नक्सली थे वो जो स्कूल वाले यूनिफॉर्म होता है वो वाले ड्रेस पहनकर हमला किए थे मेरे पापा को। और उस टाइम हम बहुत छोटे छोटे थे। मेरी बहन 2 मंथ की थी। उसको आज ये लगता है कि आज मेरे पापा रहते तो क्या होता। और उन नक्सलियों को के नाम से इतना चिढ़ती है मेरी बहन, आज वो मिल जाए तो मैं उनको क्या करूँगी ऐसा सोचती है। बस मैं यही होगा। और ऐसे हज़ारों फैमिलीज़ हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के, जो इन माइंडलेस वायलेंस में जिनको अपने परिवार से किसी न किसी को खोना पड़ता है। और इसीलिए ये फिल्म बहुत ज़रूरी है और भारत के हर इंसान को देखनी चाहिए कि हमारे ही देश के लोग हमारे ही देश के लोगों को इस तरह मार रहे हैं। हम जब बस्तर में थे तो हमें एक इंसान ने बहुत दिल दहला देने वाली बात बोली थी। वो हंसते हंसते कह रहा था लेकिन बात बहुत गंभीर थी। उसने कहा कि ऐसा है कि जब तक हमारे यहाँ 25, 30, 40 लोग नहीं मरते तब तक बड़े शहरों के मीडिया में हमारी इस बात की चर्चा नहीं होती। मतलब अगर 2-5 लोग एक साथ मर जाएं तो इसके बारे में मीडिया बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करता, ये खबर भी नहीं छपती। हमारी फिल्म में जो कहानी है कि भारत का झंडा फहराने के लिए एक औरत के पति को बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया, टुकड़ों में काट दिया गया, आज तक कोई भी मीडिया वाला उस औरत के पास नहीं पहुंचा। तो ये एक क्यों, और इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक नैरेटिव बिल्ड जो किया गया है कि ये नक्सली जो हैं ये अच्छे हैं, ये जो है वो गरीबों की मदद करते हैं। आपने देखा कैसे लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो रही हैं, अपने फैमिलीज टूट रहे हैं, और इनको अच्छा दिखाने की साजिश जो चल रही है डेकेड से, उसे इस फिल्म में हमने एक्सपोज करने की कोशिश की है। So now if you have any question answers for anybody, if Dada wants to speak something he will, but otherwise you can ask questions to them or to us. Anybody, we are here.